जिंदगी यूं गुजारी जा रही है जैसे कोई जंग हारी जा रही है, और जहां पहले से जख्म हरे हैं वहीं पर चोट मारी जा रही है। दोस्तों, अगर आपकी उम्र 40 के आसपास है या फिर आप 40 पार कर चुके हैं, तो अब समय है अपनी लाइफ को जिम्मेदारी के साथ जीकर वो जो गलतियां हम कर चुके हैं उनसे सीखकर आगे बढ़ने का। अगर आप सुकून से जीना चाहते हैं अब बचे हुए जीवन में, तो भूले से भी इन 5 जगहों पर जाने से बचें, वरना आपके हाथ सिर्फ और सिर्फ पछतावा ही लगेगा। अब ये 5 जगह कौन सी हैं, इस पर चर्चा करने से पहले ये समझना जरूरी है कि हमने 40 वर्ष की उम्र को ही क्यों लिया। अगर हम मानव जीवन को देखें तो पहले मानव जीवन 100 वर्षों का हुआ करता था, और अब खान पान लाइफस्टाइल के चलते वही सिमटकर सिर्फ 70 से 75 वर्ष का ही रह गया है। और अगर हमारी उम्र अब 40 के आसपास है या 40 है, तो अगर हम अपनी लाइफ को एक मूवी की तरह देखें तो इसका मतलब हुआ कि हम अपने जीवन की आधी मूवी को ऑलरेडी देख चुके हैं, आधी से ज्यादा बल्कि। तो अब जिम्मेदारी के साथ बचे हुए जीवन में हम पीस के साथ, हैप्पीनेस के साथ जी पाए, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें खुद लेनी होगी। इसीलिए उन 5 जगहों को समझना होगा जहां हमें नहीं जाना है। पहली जगह है कोई ऐसा स्थान जहां पर किसी खास व्यक्ति ने आपके साथ कस्में वादे खाई थी, साथ जीने की, साथ मरने की बातें की थी, या फिर किसी व्यक्ति के साथ आपका रिश्ता बनना था, आपकी शादी होनी थी, बात हो चुकी थी, और किसी कारणवश वो बात नहीं हो पाई। अब वो कहीं और सेटल हो चुका है, आप कहीं और सेटल हो चुके हैं। अब सिचुएशन कुछ ऐसी है कि आप किसी ऐसी जगह पर, कॉमन जगह पे आप जा रहे हैं जहां चांसेस हैं उस व्यक्ति के मिलने के। तो कोशिश करें उस जगह को आप अवॉइड करें। आज एक 1-on-1 सेशन था और एक गंभीर संवेदनशील विषय पे हम बात कर रहे थे, और वहीं से मुझे प्रेरणा मिली कि इस विषय पर बात हो। उन साहब ने बताया कि 19 वर्ष पहले एक रिश्ता उनके लिए आया था। लड़की उनको बहुत पसंद थी, लड़की भी उन्हें पसंद कर रही थी, उसकी बॉडी लैंग्वेज से ये समझ आ रहा था। लेकिन उन दोनों परिवार के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स थे जो रिजॉल्व नहीं हो पाए, और वो शादी का रिश्ता नहीं हो पाया। उसके बाद 1.5 साल बाद सर की शादी हो गई, और शादी अरेंज मैरिज थी। सर के 2 बच्चे हैं, और वो जो मैम थी उनकी 16 साल बाद, मतलब 2 साल बाद, 1.5-2 साल बाद उनकी शादी हो गई, और अब उनकी शादी को 16 साल हो गए, सर की शादी को 18 साल हो गए। अब जो ये कॉमन रिलेटिव थे, उनके घर में कोई इवेंट था, तो उस दौरान 2 साल पहले उन दोनों की मुलाकात हुई। दोनों एक दूसरे को देखे बहुत खुश हुए, दोनों ने नंबर एक्सचेंज किए, और उसके बाद सर ने कहा कि 2 साल से मेरा एक रूटीन बन गया था कि मैं बहुत उत्साह के साथ ऑफिस जाता, सबसे पहले मैं बात करता, घर आने से पहले भी मैं उससे बात करता, और फिर मैं नहीं समझ पाया कि अभी तक मैं अपनी जिस शादी में खुश था, संतुष्ट था, कहाँ मुझे वो असंतुष्टि का भाव जन्म लेने लगा। मेरे मन में एक कल्पना लोक चलने लगा, मैं अपनी एक फैंटेसी वर्ल्ड में रहने लगा कि अगर ये मेरी लाइफ में होती तो मेरा जीवन कैसे होता, मैं कितना खुश होता। और उसका परिणाम ये हुआ कि मैं फ्रस्ट्रेट रहने लगा। और जैसे स्पेशल ओकेजन्स होते हैं, जैसे तीज त्योहार हुआ, या फिर संडे का दिन है जब घर में छुट्टी है और मुझे घर में रहना है, तो मुझे वो फ्रस्ट्रेशन होती है कि मैं उससे बात नहीं कर पा रहा हूँ। और अगर मैं घर से निकल के कोई बहाना बना के उससे बात कर रहा हूँ तो वो भी बिजी है क्योंकि कोई तीज त्योहार है। तो वो फ्रस्ट्रेशन मेरी बच्चों पे निकलने लगी, मेरी पत्नी पे निकलने लगी, और मैं अब इतना ज्यादा परेशान रहना लगा हूं। जो 2 साल पहले जो बातें हमने खुशी के साथ शुरू की थी, अब मुझे नहीं समझ में आ रहा कि ये किस रास्ते पे मैं जा रहा हूं और इसका भविष्य क्या है। यहाँ इस तरह के रिश्ते में ये समझने की जरूरत है कि इस तरह के रिश्तों का कोई भविष्य नहीं होता। और वो मैम जो ऑलरेडी मैरिड हैं, 16 साल की उनकी शादी है, यहाँ सर की 18 साल की शादी है, मैम की 2 बेटियां हैं, यहाँ सर के 2 बच्चे हैं। देर सवेर ये चीजें खुलती ही खुलती हैं। अब होगा ये कि वो जो विश्वास इतने सालों का मैम का था, इतने साल सर का था, तो वो सब खराब होगा। बच्चों की नजर में जो पेरेंट्स आज तक हीरो थे, अब वो विलन बन जाएंगे। और इस तरह की जो कहानियां होती हैं उनके अंत बहुत खराब होते हैं। इसलिए समझदारी इसमें है कि हैप्पी नोट पर इसे विराम देकर उन्हें भी ब्लेस किया जाए और अपनी जिंदगी को भी सुकून से जिया जाए। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन में है तो उसको इस वीडियो से प्रेरणा मिले और वो एक सही ट्रैक पे जा पाए। क्योंकि बड़ी अच्छी लाइंस हैं, और वो ये कहती है कि हसरते जिंदगी उम्मीद के सिवा कुछ भी नहीं, हसरते जिंदगी उम्मीद के सिवा कुछ भी नहीं, ये रहा नहीं, वो मिला नहीं, ये कहा नहीं, वो हुआ नहीं। आप ये समझे कि ह्यूमन लाइफ में जो सारे गिल्ट्स हैं वो इसी बात के हैं कि काश ये हो जाता और काश ये नहीं होता। और सबसे अच्छा है कि ऐसी सिचुएशन में हैप्पी नोट पर इस तरह की रिश्ते को विराम देना। इसमें बड़ी अच्छी लाइंस है कि कहां आके मुड़ने थे रास्ते, कहां मोड़ था पता नहीं, जो मिल गया उसे याद रख, जो चला गया उसे भूल जा।
जो तेरे नसीब की बारिशें किसी और छत पे बरस गई, दिले बेखबर मेरी बात सुन, उसे भूल जा, उसे भूल जा। ऐसे रिश्तों को भूल के उन्हें ब्लेस करने में ही भलाई होती है। इसलिए इस तरह की सिचुएशन से हमेशा बचें अगर आप बचे हुए जीवन में सुकून चाहते हैं। दूसरा, 40 की उम्र में आते आते हमें ये भली प्रकार से समझ में आ जाता है कि कौन सा रिश्तेदार और कौन सा दोस्त हमारे साथ किस इंटेंट से जुड़ा हुआ है। आप ये देखेंगे हम सबको एक दो रिश्तेदार ऐसे जरूर मिलते हैं जिन्हें हमारे दुख सुख से कोई मतलब नहीं होता है। वो अपने घर पे हमें इसलिए इनवाइट करते हैं ताकि वो वाहवाही लूट पाए, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। और वो जब हमारे घर आते हैं तो वो हमें जलील कर पाए, जो हमें बेइज्जत कर पाए, हमारी आर्थिक स्थिति का मजाक उड़ाएं। आप देखें इस तरह के आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे कि साहब मैंने अभी एक 15 करोड़ का बंगला लिया है और इसमें स्विमिंग पूल बना रहा हूं, और जब वो हमारे घर आते हैं तब कहेंगे कि अरे ये तुमने पेंट कैसा कर रखा है, ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान में बैठे हुए हैं। या फिर यार तारीफ है, तुम लोग ऐसे सफोकेशन वाले माहौल में कैसे रह लेते हो, मेरे से तो आधे घंटे में मेरा दम घुट रहा है। या फिर अगर प्राइम लोकेशन पे हमारा घर है तो कहेंगे कि यार तुम लोग इतने ट्रैफिक के शोर में कैसे जी लेते हो। और इतने में ही अगर भाभी जी चाय लेके आ गई तो कहेंगे कि भाभी जी आपकी तारीफ है, इतनी छोटी सी किचन में आपका कैसे गुजारा होता है। मेरा अभी जो बंगलो बन रहा है, आप ये समझ रहे हैं कि आपका बेडरूम और ये ड्राइंग रूम मिलाकर इतनी बड़ी तो सिर्फ हमारी किचन है। अब ऐसे में होता यह है कि जाने अनजाने जो चीजें हमें मिली थी, जिसके लिए हमें कृतज्ञ होना था, आभारी होना था, वो कृतज्ञता तो पीछे छूट जाती है। अननोइंगली वो एक कंपटीशन की भावना, एक ईर्ष्या की भावना, एक प्रतिशोध की भावना जन्म लेने लगती है। और कई बार ऐसा होता है कि अगर आप एक पुरुष हैं तो महिलाओं में इस तरह की भावना आ जाती है कि हाय मैं तो सेक्रीफाइस करके जी रही हूँ, मतलब मैं तो बहुत अच्छा डिजर्व करती थी, इतने से ही घर में मैं कैसे रह रही हूँ। फिर वही आज तक जो घर सुकून का एक स्थान था वही घुटन बन जाता है, और कारण थे वो रिश्तेदार। तो ऐसे रिश्तेदारों से भी पर्याप्त दूरी बना के रखना है। कभी ओकेजनली राम राम हो गई तो बढ़िया है, लेकिन उनके साथ करीबी जितनी कम रहेगी उतने आप सुखी रहेंगे। इस पे भी बड़ी अच्छी लाइंस है कि मरीज हमें दवाएं बताने लगते हैं और बुरा हो वक्त तो लोग आजमाने लगते हैं, और नए अमीरों के घर भूल कर भी मत जाना, हर चीज की कीमत ये बताने लगते हैं। अब अगर हम तीसरे पॉइंट की बात करें तो आप ये देखेंगे कि कोई बचपन का आपका दोस्त है और आपको किसी कॉमन फ्रेंड के थ्रू पता चला या सोशल मीडिया पे आपने उसका प्रोफाइल देखा और आप उत्सुक हैं उससे कनेक्ट होने के लिए, क्योंकि आपके पास वो बचपन की बड़ी खूबसूरत मेमोरीज हैं। अब आप तो उससे भावनाओं के आधार पर जुड़ना चाहते हैं क्योंकि आप उसको देखकर भावुक हो गए, लेकिन उसके पास जाने से पहले ये जानना जरूरी है कि अब उसका एक लिविंग स्टाइल क्या है, लाइफ स्टाइल क्या है, और उसका माइंडसेट क्या है। अगर आप भावुक होकर उससे कनेक्ट हो रहे हैं और वो सिर्फ मनी की बातें कर रहा है, मटेरियलिस्टिक बातें कर रहा है, तो वहां उस रिश्ते में जुड़ने से कोई मतलब नहीं है और उस स्थान पर भी जाने से कोई मतलब नहीं है। क्योंकि वो एक कहावत है कि दोस्ती और दुश्मनी बराबर वालों के साथ जमती है। इसलिए जब हम उनके साथ कनेक्ट हो रहे हैं तो उनका लिविंग स्टैंडर्ड को चेक करना बहुत जरूरी है। इस पर एक बहुत अच्छा वाकया मैंने शेयर किया था 3 साल पहले, और वो वीडियो इंस्टाग्राम पे शॉर्ट वीडियो था और वो बहुत वायरल हुआ था, लोगों को बहुत पसंद आया। ये वाकया है, हमारे एक शर्मा अंकल हैं, उनका बेटा जो कि बहुत हम्बल ग्राउंडेड है, और उसने अपनी करियर की शुरुआत 2,500-3 हजार रुपए की जॉब से करी थी तकरीबन 25 साल पहले। आज भगवान की कृपा से गुड़गांव में उसका बहुत अच्छा काम है और उसके अंडर में तकरीबन 175-200 के आसपास लोग काम करते हैं। उसकी सबसे सुंदर खूबी यह है कि वो इतना हम्बल ग्राउंडेड है और हमारे साथ कनेक्ट होता है तो वो बचपन के उसी भाव के साथ जुड़ के करता है। तो उसका एक रीयूनियन होना था कॉलेज का, और जब उसे पता चला कि बचपन के दोस्त, वो कॉलेज वाले दोस्त आगरा आ रहे हैं, तो वो गुड़गांव से आगरा ड्राइव करते हुए उनसे मिलने गया। जब वो वापस मिलके आया तो मैं बहुत उत्सुक थी ये जानने के लिए कि उसकी वो रीयूनियन कैसी रही, और वो बहुत मायूस हुआ। उसने कहा कि दीप्ति, मैं ये सोच रहा था कि जब मैं रास्ते में जा रहा था कि मैं ड्राइव करते हुए सोच रहा था कि मैं उन फ्रेंड से पूछूंगा कि मैं जो गांव से लड्डू लेके आया था तो लड्डू किसने चोरी किए थे, या जो हमारी कॉलेज की जो टॉपर थी उसके बैग में वो लव लेटर किसने लिखा था, किसका किससे अफेयर था, ये सब बातें मुझे जानने को मिलेंगी और खूब हंसी ठाका होगा। पर उसने कहा कि अफसोस, वहां मेरा कोई दोस्त था ही नहीं, वहां सबके सब सेठ थे और 50 करोड़ 100 करोड़ से नीचे तो कोई बात ही नहीं कर रहा था। उसके उस इमोशन को सुनकर मुझे वो लाइंस याद आई कि गए थे सोचकर कि बात बचपन की होगी, गए थे सोचकर कि बात बचपन की होगी, पर मेरे यार अपनी तरक्की गिनाते रहे। तो जहां सिर्फ तरक्की की बात हो रही है, आपकी क्रिएटिविटी की कोई बात नहीं है, आपका दुख सुख की कोई बात नहीं है, जहां सिर्फ पैसे की बात चल रही है और आप अपना जैसे तैसे जिम्मेदारी के साथ आपने अपने जीवन को निर्वहन किया है,
वो अगर आपका एक लिविंग स्टैंडर्ड उनके साथ मैच नहीं कर रहा है तो समझदारी इसमें ही है कि उनसे भी दूर दूर की राम राम ही रहे, तो उसमें सुकून है। नहीं तो वो इनवाइट करेंगे, अब उनके पास तो अनाप शनाप पैसा है और वो आपको क्लब लेके जाएंगे और वो 15-20 हजार रुपया खर्च कर देंगे। अब अगर हम 4 बार उनका खाएंगे तो कम से कम 1-2 बार हमें भी खिलाना पड़ेगा, लेकिन वही 15-20 हजार हमारे बजट को गड़बड़ा देगा। तो इसीलिए उसको भी ध्यान में रखते हुए उनके साथ जुड़ना है, उस जगह पे जाना है जहां पर हमारा माइंडसेट जुड़े, जहां हमारा भाव जुड़े। और जहां भाव नहीं जुड़ रहा है, सिर्फ पैसे की बात है, तो इसी में समझदारी है कि उसको वहीं पर हैप्पी नोट पर उतनी ही दूर की राम राम रखी जाए। अब अगर हम चौथे पॉइंट की बात करें तो चौथी जगह कौन सी है जहां नहीं जाना चाहिए? अगर आपने लव मैरिज किया है, और बहुत सारे आज भी हमारे समाज में, हमारे परिवार में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बड़े रिजिड और ऑर्थोडॉक्स होते हैं, जो जाति को और इन सब चीजों को बहुत मानते हैं। अब आपका जो पार्टनर आपके साथ गया है, अब वो 4 लोगों के बीच में कुछ छूत अछूत की बात कर रहे हैं, कुछ जाति सूचक कोई ऐसी बात कर रहे हैं जिसमें उसका सम्मान जुड़ा हुआ है, और वो उसको नजरअंदाज करके उसको अपमानित कर रहे हैं। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि आपके पार्टनर का सम्मान बना रहे। और या फिर अगर एक ऐसी जगह पे जहां आपके जॉब प्रोफाइल की कोई वैल्यू नहीं है, जहां आपके काम को, जिसको आप आत्मा से प्यार कर रहे हैं, और वहां उसको बहुत ऐसे हल्के में लिया जा रहा है। मैं आपको बताऊं, तकरीबन 15-16 साल हो गए हैं, मैंने अपने वो सारे रिश्तेदार और वो सारे दोस्तों को की छटनी कर दी है जो मेरे जॉब प्रोफाइल को रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, जिनकी नजर में ब्यूटी पार्लर 2 पैसे का है और जिनकी नजर में कंटेंट क्रिएशन 2 पैसे की है, जो मेरे इस काम का सम्मान नहीं करते हैं। तो मैं ऐसे लोगों को दूर दूर से ही राम राम करने में विश्वास करती हूँ, क्योंकि जिसको मेरे जो जिस व्यवसाय की वजह से मुझे सम्मान मिला है, मुझे नाम मिला है, जिसकी वजह से मुझे रोजी रोटी मिल रही है, जो व्यक्ति उसका सम्मान नहीं कर रहा है, तो फिर मैं उसके साथ पर्याप्त दूरी ही रखने में एक समझदारी महसूस करती हूँ। इसी तरह से जो अपना पार्टनर है उसका मान सम्मान जहां इस तरह से क्वेश्चन मार्क बन जाए, तो वहां ना जाने में ही समझदारी है। अब 5वें वो स्थान है जहां पर इन सब चीजों को बहुत वैल्यू दी जाती है, जहां एक सेट पैटर्न है कि शादी होगी, बच्चे होंगे, रिटायरमेंट होगा और फिर उसके बाद भगवान के पास जाना है। अब ऐसे में अगर शादी नहीं हुई है या फिर वजन बढ़ गया है, जहां बाल उड़ गए हैं, जहां पर फेस पहले जैसा नहीं है, और जहां सिर्फ आपको आपकी आउटर रियलिटी से ही जज किया जाता है, जहां ये कहा जाएगा कि अरे तुम्हारी अभी तक शादी नहीं हुई तो तुम्हारा बुढ़ापा कैसे कटेगा। जो लोग इनसिक्योरिटी दे रहे हैं, जो वेट को लेके बार बार आपको टोक रहे हैं, या फिर अरे तुम्हारे तो बाल उड़ गए, अब तुमसे कौन शादी करेगा, तुम्हारे बाल सफेद हो गए, तुम्हारे चेहरे की क्या हालत है, अगर इस तरह की चीजें जो बार बार पॉइंट आउट कर रहे हैं, जो आपको इनसिक्योरिटी दे रहा है और आपके कॉन्फिडेंस को लो कर रहा है, तो समझदारी ऐसे ही है कि उस जगह ना जाने में ही भलाई है। और अगर ऐसी कोई मजबूरी आन पड़ती है जहां जाना आपकी मजबूरी बन जाए, तो कोशिश ये की जाए कि वहां कम से कम समय देकर और अपने आप को मेंटली प्रिपेयर किया जाए कि ये मजबूरी का एक रिश्ता है, यहां जाना मजबूरी है, तो मेंटली प्रिपेयर हुए और वहां आपने हाजिरी लगाई और अब अपने वापस घर। सार इस वीडियो का ये है कि ये सुंदर मानव जीवन बहुत सौभाग्य से मिला है, और हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम इसका सम्मान करें, जो व्यवसाय हम कर रहे हैं उसका सम्मान करें, जो आर्ट हमारे भीतर है उसका सम्मान करें, इस सुंदर जीवन का सम्मान करें, और अब जो बचा हुआ जीवन है उसको सेवा परोपकार में लगाएं, अच्छा सीखने में, अपनी चेतना के स्तर को राइज करने में लगाएं, बजाय इसके कि इन सारी चीजों में, वो रैट रेस में फंस के ईर्ष्या, प्रतिशोध और गिल्ट एंगर में और अपने आप को फंसाएं। क्योंकि ये समय है जिम्मेदारी के साथ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर अपने जीवन को सम्मान के साथ जीना, और फिर अंतिम समय के साथ उसे बहुत प्रेम पूर्वक विदा लेना। और अंत में मैं यही कहूंगी कि बेहिसाब हसरतें ना पालिए, बेहिसाब हसरतें ना पालिए, जो मिला है बस उसको संभालिए। विचार कीजिए। बहुत बहुत आभार। नमस्कार। जय श्री राम।